जिसकी वजह से बिंदु का गर्भपात हो गया। अपने बच्चे को खोने के गम में बिंदु इतने गहरे सदमे में चली गई। किसी की ज़िंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की मोना डार्लिंग कही जाने वाली मशहूर एक्ट्रेस बिंदु की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। डॉक्टर बनने वाली बिंदु कैसे बन गई बॉलीवुड की मोना डार्लिंग? क्यों बिंदु को सरेआम सड़क पर सुननी पड़ती थीं लोगों की भद्दी भद्दी गालियाँ? क्या है बिंदु और बिजनेसमैन चंपकलाल जवेरी की अलबेली प्रेम कहानी? ऐसा क्या हो गया बिंदु के साथ जिसकी वजह से बिंदु का गर्भपात हो गया? बिंदु का इतना ग्लैमरस कैरियर अचानक ही खत्म कैसे हो गया? आज बिंदु कहाँ हैं, कैसी हैं और क्या कर रही हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिंदु का जन्म 17 अप्रैल सन 1941 को गुजरात के वलसाड़ जिले के हनुमान भागड़ा गांव में हुआ था। बिंदु के पिताजी का नाम था नानूभाई देसाई, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, और बिंदु की मां का नाम था ज्योत्सना, जो कि एक स्टेज एक्ट्रेस थी। बिंदु का एक छोटा भाई और 6 छोटी बहनें थीं। बिंदु के जन्म के बाद उनके माता पिता गुजरात के वलसाड़ जिले के हनुमान भांगड़ा गांव से बम्बई शिफ्ट हो गए थे। मशहूर फिल्म मदर इंडिया बनाने वाले मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर महबूब खान बिंदु के पिताजी नानूभाई देसाई के बहुत अच्छे दोस्त थे। बिंदु बताती हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो वो महबूब खान की पत्नी सरदार अख्तर को इतनी प्यारी लगी कि सरदार अख्तर ने बिंदु की माँ और उनके पिताजी से कहा कि हम आपकी इस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहते हैं, आप अपनी इस बच्ची को हमें दे दीजिए। मगर बिंदु की माँ ज्योत्सना इसके लिए कतई राजी नहीं थी। बिंदु के पिताजी नानक भाई देसाई ने उनसे कहा कि बिंदु हमारी पहली बच्ची है, हम इसे आपको नहीं दे सकते। बिंदु बताती हैं कि भले ही उनके पिताजी नानक भाई देसाई एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, मगर बचपन में उन्हें फिल्म देखने की इजाज़त नहीं थी। वो बहुत चाहती थी, उनका बहुत मन करता था, मगर वो फिल्म देख नहीं पाती थी। बिंदु फिल्में तो नहीं देख पाती थी, मगर रेडियो बजाकर फिल्मी गाने जरूर सुनती थी। धीरे धीरे इन फिल्मी गानों को सुनते सुनते ही उन्होंने इन फिल्मी गानों पर ही नाचना शुरू कर दिया। इसके बाद तो बिंदु को नाचने का चस्का इस कदर लग गया कि अगर उन्हें एक कमरे से दूसरे कमरे जाना होता था तब भी वो नाचते नाचते जाती थी। इस वजह से कई बार उनके पिताजी नानक भाई देसाई उन पर गुस्सा भी करते थे। बिंदु को अपने पिताजी नानक भाई देसाई से फिल्म देखने की इजाज़त तो नहीं थी, मगर एक बार वो अपनी माँ ज्योत्सना का स्टेज शो देखने गई थी। तब बिंदु बहुत छोटी थी, इसीलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि स्टेज पर क्या हो रहा है, स्टेज पर खड़ी उनकी माँ क्या बोल रही हैं, मगर वो ये देख रही थी कि हॉल में मौजूद सभी लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। सबको रोता देखकर बिंदु भी रोने लगी। प्ले खत्म होने के बाद जब बिंदु रोते रोते अपनी माँ ज्योत्सना के पास पहुंची तो उनकी माँ ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही है? तो बिंदु ने सुबकते हुए कहा, सब लोग रो रहे थे तो उन्हें देखकर मैं भी रोने लगी। आप बताओ सब लोग क्यों रो रहे थे? बिंदु का ये भोलापन देखकर उनकी माँ ज्योत्सना ने उन्हें प्यार से गले लगा लिया। बचपन से ही अपनी माँ को स्टेज शो करता देखकर बिंदु का भी मन करता था कि वो भी स्टेज पर एक्टिंग करें। इसीलिए बिंदु अपने स्कूल में होने वाले हर नाटक में, हर प्ले में हिस्सा लिया करती थी। बिंदु की सहेलियाँ उनसे कहा करती थीं कि बिंदु तुम बहुत अच्छी दिखती भी हो और बहुत अच्छी एक्टिंग भी करती हो, बड़ी होकर जरूर फिल्म एक्ट्रेस ही बनना। मगर बिंदु के पिताजी नानूभाई देसाई बिंदु के बड़ी होकर फिल्म एक्ट्रेस बनने के सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि बिंदु बड़ी होकर डॉक्टर बने। बिंदु बताती हैं कि बचपन में उनके पिताजी ने उनके लिए एक नियम लगा रखा था। वो नियम ये कि बिंदु हर हाल में खेल कूद कर शाम 7 बजे तक घर वापस आ जाएंगी। एक शाम
बिंदु को खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था, मगर इस नियम के चलते ही उन्हें बेमन से खेल छोड़कर घर आना पड़ा। अगले दिन शाम को जब बिंदु खेलने जा रही थी तो उन्होंने मैनुअल तरीके से घड़ी की सुई आधे घंटे पीछे कर दी, जिसकी वजह से बिंदु को आधे घंटे खेलने के लिए एक्स्ट्रा मिल गया और बिंदु 7 बजे की बजाय 7:30 बजे घर वापस लौटी। घर में घुसते वक्त बिंदु डर रही थी कि कहीं उनके पिताजी को असलियत न मालूम पड़ गई हो, मगर उनके पिताजी ने उनसे कुछ नहीं कहा। बिंदु को लगा कि उनकी योजना पूरी तरह से सफल रही। अगली शाम जब बिंदु खेलने के लिए जा रही थी तो उनके पिताजी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मुझे मालूम है कल तुमने घड़ी की सुई को आधे घंटे पीछे किया था। मैंने कल उस हरकत के लिए तुम्हें कुछ नहीं कहा, मगर आगे से ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। उस दिन बिंदु ने कसद कर लिया कि वो अगली बार से अपने पिताजी को धोखा देने की कोशिश कभी नहीं करेंगी और उसके बाद से उन्होंने शाम 7 बजे घर आने वाले नियम का पालन हमेशा किया। बिंदु का बचपन इसी तरह से हंसते खेलते बीत रहा था कि अचानक ही उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी दुर्घटना घट गई जिसकी वजह से उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जब बिंदु 13 साल की थी तब उनके पिताजी को पेट में अल्सर हो गया। सही इलाज ना हो पाने के कारण बीमारी बढ़ती गई और एक वक्त ऐसा आ गया जब बिंदु के पिताजी नानू भाई देसाई हॉस्पिटल में अपने बेड पर लेटे लेटे अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। ऐसे वक्त में एक दिन उन्होंने बिंदु को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरी ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं, कभी भी रुखसती की चिट्ठी आ सकती है। बिंदु, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी नहीं बेटा माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम इस परिवार का मुझसे भी ज़्यादा ख्याल रखोगी। बिंदु ने डबडबाई आंखों से अपने पिता का हाथ पकड़ उनसे ये वादा किया कि वो इस परिवार पर कभी कोई आँच नहीं आने देंगी। 13 ही साल की उम्र में बिंदु के पिता नानू भाई देसाई की मौत हो गई और पूरे परिवार के खर्चों की जिम्मेदारी बिंदु के कंधों पर आ गई। खर्चा चलाने के लिए बिंदु ने 13 ही साल की उम्र से मॉडलिंग करना शुरू कर दिया, मगर इस मॉडलिंग के चक्कर में उनकी स्कूलिंग प्रभावित होने लगी। चूँकि बिंदु स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसीलिए स्कूल वालों ने बिंदु को ये प्रस्ताव दिया कि वो पढ़ाई मत छोड़ें, स्कूल में पढ़ती रहें। उन्हें फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी पढ़ाई का खर्चा स्कूल उठाएगा। मगर बिंदु की ये सोच थी कि मॉडलिंग का काम ऐसा है कि वो मॉडलिंग और स्कूलिंग साथ में नहीं कर सकती, इसलिए बिंदु को मजबूरन स्कूलिंग छोड़नी पड़ी। उसी दिन बिंदु ने यह कसद कर लिया था कि भले ही वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, मगर वो अपने छोटे भाई बहनों को खूब पढ़ाएंगी। उन दिनों एक कंपनी हुआ करती थी जो छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाया करती थी और उन फिल्मों को विदेश भेजा जाता था, ये दिखाने के लिए कि भारत का कल्चर कैसा है, भारत की कैसी कैसी समस्याएं हैं और कैसे इन समस्याओं से निपटते हुए भारत विकास कर रहा है। इस कंपनी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए बिंदु को अपनी एज अ रेगुलर एक्ट्रेस हायर कर लिया था। बिंदु इस कंपनी की अलग अलग डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में कभी डॉक्टर, कभी नर्स, कभी टीचर का रोल निभाया करती थी। साल 1961 में फिल्म डायरेक्टर मोहन कुमार ने बिंदु की एक ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी। मोहन कुमार उन दिनों धर्मेंद्र और माला सिन्हा के साथ फिल्म अनपढ़ बना रहे थे। मोहन कुमार ने बिंदु को अप्रोच किया फिल्म अनपढ़ में माला सिन्हा की बेटी का किरदार निभाने के लिए। बिंदु ने इसको इंटरेस्ट दिया, वो सिलेक्ट हो गई। इस तरह से साल 1962 में 21 साल की उम्र में बिंदु ने फिल्म अनपढ़ से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, मगर फिल्म अनपढ़ फ्लॉप हो गई। इसके गाने हिट हुए मगर फिल्म फ्लॉप हो गई। पहली ही फिल्म के इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाने के कारण बिंदु ने बॉलीवुड में आगे अपना सफ़र न बढ़ाने का फैसला कर लिया। इन्हीं दिनों बम्बई के तारदेव नाम के इलाके में सोनावाला टेरेस नाम की जिस बिल्डिंग में बिंदु रहा करती थी, उसी बिल्डिंग के पीछे वाली बिल्डिंग में एक नया परिवार रहने के लिए आया। एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन फैमिली थी। उस परिवार की एक बेटी से बिंदु की बड़ी गहरी दोस्ती होगी, इसीलिए बिंदु का उसके घर आना जाना होने लगा।
आने जाने के दौरान ही एक दिन बिंदु की मुलाकात हुई अपनी दोस्त के भाई चंपकलाल जवेरी से। चंपकलाल को बिंदु पहली ही नज़र में पसंद आ गई। हालांकि चंपकलाल और बिंदु में 5 साल का फासला था। चंपक बिंदु से 5 साल बड़े थे, मगर फिर भी ये उम्र की दीवार भी चंपकलाल और बिंदु के बीच प्यार का रोड़ा नहीं बन सकी। बिंदु बताती हैं कि बिंदु को शुरुआत में चंपकलाल से प्यार नहीं हुआ। बिंदु ने चंपकलाल को बहुत सताया। धीरे धीरे बिंदु को भी चंपकलाल से प्यार हो गया। जब चंपकलाल की फैमिली को मालूम चला कि चंपकलाल को बिंदु से प्यार हो गया है तो उन्हें इस पर घोर आपत्ति हो गई। क्योंकि बिंदु का परिवार उस परिवार की तुलना में बहुत ही गरीब था, मगर चंपकलाल की जिद के आगे उनके घर वालों को आखिरकार हार माननी पड़ी और वो चंपकलाल और बिंदु की शादी के लिए राजी हो गए। मगर बिंदु ने सोचा कि अगर वो शादी करके ससुराल चली जाएंगी तब उनके भाई बहनों का क्या होगा। मरते वक्त उन्होंने अपने पिताजी नानू भाई से जो वादा किया था उस वादे का क्या होगा। इसीलिए बिंदु ने चंपकलाल से कहा कि वो उनके साथ शादी नहीं कर सकती, वो किसी और से शादी कर ली। चंपकलाल ने बिंदु से कहा कि वो बिंदु के सिवा किसी और से शादी नहीं करेंगी। और रही बात शादी करके ससुराल में रहने की, तो कौन कह रहा है कि बिंदु ससुराल में रहे। चंपकलाल ने बिंदु से कहा कि शादी के बाद भी वो अपने मायके में ही रहें, मगर चंपकलाल का ये फैसला उनके परिवार वालों को कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने चंपकलाल को बिंदु के अलावा किसी और से शादी करने को कहा। जब चंपकलाल ने इसके लिए इनकार कर दिया तो उनके परिवार वालों ने उन्हें अपने बिजनेस और अपने घर दोनों से बेदखल कर दिया। चंपकलाल ने एक मंदिर में बिंदु से शादी की और उसके बाद बिंदु के साथ बिंदु के ही घर में रहने लगे। चंपकलाल की बिंदु के छोटे भाई बहनों से भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। धीरे धीरे चंपकलाल और बिंदु की साझा कोशिशों के चलते घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। साल 1968 में बिंदु अपने पूरे परिवार के साथ एक पारिवारिक मित्र चंद्रशेखर की दावत में गई थी। उसी दावत में म्यूजिक कंपोजर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी आए हुए थे। उस दावत में लक्ष्मीकांत जी की आंखें बिंदु की एक छोटी बहन से टकरा गईं। बस लक्ष्मीकांत जी धीरे धीरे बिंदु के घर आने लगे और एक दिन उन्होंने बिंदु से कह दिया कि वो उनकी छोटी बहन से शादी करना चाहते हैं। बिंदु ने लक्ष्मीकांत और अपनी छोटी बहन की शादी करवा दी। शादी के कुछ दिनों बाद ही एक रात लक्ष्मीकांत को घर लौटने में बड़ी देरी हो गई। बिंदु अपनी छोटी बहन के साथ लक्ष्मीकांत जी की खबर लेने के लिए घर से थोड़ी ही दूरी पर फेमस स्टूडियो पहुंची, जहां पर लक्ष्मीकांत उस दिन रिकॉर्डिंग कर रहे थे। स्टूडियो में लक्ष्मीकांत के बगल ही मशहूर डायरेक्टर राज खोसला बैठे हुए थे। राज खोसला ने बिंदु की तरफ इशारा करके लक्ष्मीकांत से पूछा, ये कौन है? लक्ष्मीकांत ने कहा, मेरी बड़ी साली है। राज खोसला ने बिंदु से पूछा, क्या आप फिल्मों में काम करना पसंद करेंगी? ये सवाल सुनकर बिंदु हैरान रह गई, क्योंकि आज से कुछ साल पहले उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो फिल्मों में कभी काम नहीं करेंगी। मगर राज खोसला के सामने उनके मुंह से झट से निकल गया, हाँ। राज खोसला ने कहा, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें एक बड़ा रोल है मगर निगेटिव है, क्या आप करेंगी? निगेटिव रोल सुनकर बिंदु थोड़ा असमंजस में पड़ गई। राज खोसला ने बिंदु को 15 दिन सोचने का वक्त दिया। इन 15 दिनों में बिंदु ने अपने भाई बहनों से, अपने पति चंपकलाल से सलाह मशवरा करने के बाद फैसला किया कि वो इस फिल्म में काम करेंगी। राज खोसला ने बिंदु का स्क्रीन टेस्ट लिया। बिंदु उस स्क्रीन टेस्ट में पास हो गई, जिसके तहत बिंदु ने साल 1970 में रिलीज होने वाली राजेश खन्ना और मुमताज स्टारिंग फिल्म दो रास्ते से बॉलीवुड में अपनी एक नई पारी की शुरुआत की, इस बार एक वैम्प के तौर पे। बिंदु फिल्म दो रास्ते से जुड़ा एक कमाल का किस्सा बताती है। जब इस फिल्म के मशहूर गाने बिंदिया चमकेगी की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तब रिकॉर्डिंग के दौरान गीतकार आनंद बख्शी अक्सर हंसते हुए कहते थे, वैसे बिंदिया चमकेगी गाना तो मुमताज के लिए बन रहा है, मगर देख लेना इस फिल्म से बिंदुआ चमकेगी, यानी इस फिल्म से बिंदु चमकेंगी। और हुआ भी यही। फिल्म दो रास्ते रिलीज हुई
और इस फिल्म ने बिंदु को बॉलीवुड में एक खतरनाक वैम्प के तौर पर फेमस कर दिया। दो रास्ते के बाद बिंदु ने इत्तेफाक, लगान और कटी पतंग जैसी फिल्मों में काम किया। बिंदु साल 1972 में रिलीज होने वाली फिल्म अमर प्रेम की शूटिंग से जुड़ा एक कमाल का किस्सा बताती हैं। अमर प्रेम में छोटे नंदू का किरदार निभाया था मास्टर बॉबी नाम की एक छोटी बच्ची ने। फिल्म में एक सीन था जिसमें बिंदु को नंदू को डांटना था और 2-3 थप्पड़ मारने थे। बिंदु डांट तो देती थी मगर बार बार कोशिश करने पर भी मार नहीं पाती थी, क्योंकि उन्हें डर लगता था कहीं बच्ची को ज़्यादा तेज न लग जाए। इस चक्कर में 10-15 रीटेक हो गए मगर सीन शूट ही नहीं हो पा रहा था। ऐसे में नंदू बनी उस बच्ची ने बिंदु से कहा, आंटी मारिए, फिक्र मत कीजिए, मुझे नहीं लगेगी, मारिए। बिंदु ने कहा अच्छा। अगले टेक में जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, बिंदु ने तड़ाक तड़ाक खींच के 2 थप्पड़ उसे मार दिए। शॉट तो बहुत अच्छा हो गया, शक्ति सामंत बड़े खुश हो गए, मगर उस बच्ची को तेज लग गई। वो बच्ची रोने लगी। उसे रोता देखकर बिंदु एकदम शॉक हो गई। उनके मन में उसे इतना जोर से मारने के लिए इतना गिल्ट आने लगा कि बिंदु भी रोने लगी। अब शक्ति सामंत कभी उस बच्ची को चुप कराएं तो कभी बिंदु को चुप कराएं। साल 1973 में रिलीज होने वाली फिल्म छुपा रुस्तम के एक गाने लकड़ी जली की शूटिंग के दौरान बर्फ के पहाड़ दिखाने के लिए नमक के पहाड़ बनाए गए थे। चूंकि बिंदु ने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, इसीलिए नमक की वजह से उनके घुटने बहुत बुरी तरह से छिल जाया करते थे। उनके घुटनों से खून बहने लगता था, मवाद बहने लगता था। इसीलिए हर शाम को शूटिंग से घर आने के बाद बिंदु डॉक्टर से टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया करती थी और ये सिलसिला तकरीबन 4 से 5 दिन लगातार चला। साल 1973 में रिलीज होने वाली अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म जंजीर में फिल्म के विलन अजीत ने बिंदु को इतनी बार मोना डार्लिंग कहकर संबोधित किया कि फिल्म के रिलीज होने के बाद बिंदु को बॉलीवुड की मोना डार्लिंग कहा जाने लगा। बिंदु ने हसीनों का देवता, दास्तान, हवस, इम्तिहान, मेरे जीवन साथी, लव, दफ़ा 302, प्रेम नगर, प्रेम शास्त्र, जोशीला और देश परदेश जैसी फिल्मों में काम किया। 70 के दशक में बिंदु वैम्प के तौर पर इस कदर मकबूल हो चुकी थी कि लोग उन्हें सच में एक बुरी, चरित्रहीन, घर तोड़ने वाली और घटिया औरत समझने लगी थी। बिंदु बताती हैं कि कई दफ़े उनके साथ ऐसा हुआ कि वो रोड पर से कहीं जा रही हैं और उन्होंने सुना कि उनके बगल के कुछ लोग धीमी आवाज़ में उन्हें भद्दी भद्दी गालियाँ दे रही हैं, मगर बिंदु को इसका कभी बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो इसे अपना अवार्ड समझती थी। बिंदु को लगता था कि ये उनकी अदाकारी का कमाल है, जिसकी वजह से लोग उन्हें बिल्कुल वैसा ही समझने लगे हैं जैसा वो पर्दे पर दिखाई देती हैं। बिंदु बताती हैं कि उस ज़माने में उनके पास बहुत से हेट लेटर्स आया करती थी, जिसमें उनके हेटर्स उन्हें खूब कोसा करते थे। हालांकि हेट लेटर्स के साथ साथ कुछ लव लेटर्स भी आते थे। बिंदु बताती हैं कि उनका एक फ़ैन ऐसा था जो उन्हें हर महीने एक लव लेटर भेजता था, वो भी अपने खून से लिखकर, और हर खत में वो अपना ब्लड ग्रुप भी जरूर लिख देता था। बिंदु बताती हैं कि कुछ महीनों तक उसने उन्हें लव लेटर भेजा और फिर उसके बाद वो हर महीने उन्हें शादी का प्रस्ताव भेजने लगा। जब बिंदु ने उसे उसके शादी के प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया, तब उसने बिंदु को शादी के लिए धमकी भरे खत भेजना शुरू कर दिया। अब बिंदु की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी अचानक ही साल 1977 में उनकी ज़िंदगी में एक बार फिर से एक ऐसा हादसा हुआ जिस सदमे से वो आज तक कुछ हद तक नहीं उबर पाई हैं। बिंदु हमेशा से चाहती थी कि वो माँ बने, इसीलिए जब साल 1977 में उन्हें मालूम चला कि वो प्रेग्नेंट हैं, तब उनका दिल खुशी से फूल उठा। 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद उन्होंने काम करना बंद कर दिया, मगर 6 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई कि बिंदु का मिसकैरियज हो गया। इस मिसकैरियज के बाद बिंदु बुरी तरह से टूट गई। 1 महीने तक वो घर से बाहर तक नहीं निकली। बिंदु की ऐसी हालत देखकर उनके पति चंपकलाल जवेरी ने
उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए मां बनने का सुझाव दिया। इस सिलसिले में बिंदु और उनके पति चंपकलाल ने लंदन के मशहूर डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो से मुलाकात भी की, मगर उससे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने बिंदु को साफ बता दिया कि अब वो जिंदगी में कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकेंगी। साथ ही डॉक्टर्स ने बिंदु को ये भी बताया कि मिसकैरियज के बाद अब उनकी शारीरिक हालत वैसी नहीं रह गई कि अब वो रंगीन कपड़े पहनकर कैमरे के सामने कैबरे डांस करेंगी। लिहाजा इस मिसकैरियज के बाद ही बिंदु का ग्लैमरस कैरियर खत्म हो गया। मगर 80 के दशक में बिंदु ने एक बार फिर से बॉलीवुड में वापसी की, लेकिन इस बार एक वैम्प के तौर पर नहीं, बीवी हो तो ऐसी, शोला और शबनम और किशन कन्हैया जैसी फिल्मों के जरिए एक क्रूर और दुष्ट सास के तौर पर। हालांकि 80 के दशक में बिंदु ने प्रेम रोग, कर्मा और हीरो जैसी फिल्मों में कुछ पॉजिटिव किरदार भी निभाए। 90 के दशक में बिंदु ने हम आपके हैं कौन, जुड़वा, आंटी नंबर 1 और सूर्यवंशम जैसी फिल्मों में काम किया। साल 2000 के बाद भी बिंदु का फिल्म कैरियर लगातार जारी रहा और बिंदु ने साल 2004 में रिलीज होने वाली फिल्म मैं हूं ना, साल 2004 में ही रिलीज होने वाली आज मेरे यार की शादी है और साल 2007 में रिलीज होने वाली फिल्म ओम शांति ओम में काम किया। साल 2008 में रिलीज होने वाली फिल्म महबूबा बिंदु के फिल्म कैरियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। आज बिंदु अपने बिजनेसमैन पति चंपकलाल जवेरी के साथ मुंबई में रहती हैं। बिंदु और उनके पति चंपकलाल जवेरी ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया है जिसके तहत मुंबई में ऐसे जितने भी गरीब लोग हैं जिनको गंभीर इलाज की ज़रूरत है मगर पैसों की वजह से वो उन्हें मिल नहीं पा रहा है, बिंदु और चंपकलाल ऐसे व्यक्तियों को अपने ट्रस्ट के जरिए से मुफ्त इलाज मुहैया करवाते हैं। बिंदु कहती हैं कि आज उन्हें अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ पाया जिसके वो लायक थी। उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उन्होंने अपने पिता नानू भाई देसाई को किया अपना वादा पूरा किया। उन्होंने अपने भाई बहनों को खूब पढ़ाया। उनकी एक बहन पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई, एक बहन पढ़ लिख कर लॉयर बन गई, उनका एक भाई न्यूयॉर्क में सेटल हो गया। मगर उन्हें अपनी ज़िंदगी से बस एक मलाल है, मलाल ये कि वो बेऔलाद हैं।